हेलो एवरीवन, आज जो मैं चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं दैट चैप्टर इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब ये चैप्टर है ना, एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि ये चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स है। मतलब हर एक सेक्शन के ऊपर एकदम डिटेल कंसेप्ट्स है और हर एक सेक्शन टोटली नया होगा। मतलब जनरली क्या होता है, आप कोई नॉर्मल एक्ट पढ़ते हो ना, तो आपने एक सेक्शन पढ़ा, बाद में उसके बाद कनेक्टेड टॉपिक आता है दूसरा, फिर उसके बाद कनेक्टेड टॉपिक आता है तीसरा। तो एक जनरल चीज है, मेरे को एक बार समझ गई कि हाँ ये ऐसा है, तो उसका इंटरप्रिटेशन मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं होता है नॉर्मल एक्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये एक्ट ऐसा नहीं है, ये एक्ट बहुत यूनिक है। इसमें हर एक सेक्शन के अंदर सब नई नई चीज मिलेगी आपको। सेक्शन 13 कुछ अलग बोलेगा, सेक्शन 19 कुछ अलग ही बोलेगा, जिसका कुछ कनेक्शन आपको जल्दी से मिलेगा भी नहीं। हाँ, लेकिन जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एक्चुअल में चीजें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, बट नॉर्मल सिचुएशन में आपको वो कभी समझेगा भी नहीं। मतलब चैप्टर बहुत टेक्निकल वर्डिंग्स वाला है, ठीक है। एक वर्डिंग इधर उधर किया तो उसके मीनिंग बहुत चेंज हो जाते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। देखो, सबसे पहले हम लोग जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। सो इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा है, सिंपल चीज लिखी है कि कब एक्ट आया था, 1 जुलाई 1882 को। मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 130 इयर्स हो चुके हैं एक्ट को। बहुत पुराना एक्ट है, बट आज भी एफिशिएंटली ये एक्ट को अप्लाई किया जाता है, यूज किया जाता है। नो डाउट कुछ सिनारियोज के हिसाब से मतलब चेंजेस अमेंडमेंट्स आए हैं, बराबर, बट फिर भी एक्ट एज इट इज बहुत प्रॉपर तरीके से आज भी इंप्लीमेंट होता है, बराबर। अब ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है? सो ये एक्ट एप्लीकेबल है एंटायर इंडिया में, पूरे के पूरे इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल है, बराबर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट खाली कौन सी प्रॉपर्टी को कवर अप करेगा? ये खाली कवर अप करेगा इमूवेबल प्रॉपर्टीज को, और कोई भी चीज यहां पे कवर अप नहीं की जाती है, बराबर। अभी यहां पे आपको एक चीज थोड़ा मैं और अच्छे से इन डिटेल बता दूं कि देखो, हम लोग ने एक्ट का नाम क्या पढ़ा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्या पढ़ा हम लोग ने? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल ऑल्सो, प्रॉपर्टी कैन बी इमूवेबल ऑल्सो, बराबर। यहां पे एक्ट में देखो क्या चीज है, खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो देखो, दो चीज मैं आपको एक बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर देता हूं। प्रॉपर्टी जनरली मूवेबल होती है या इमूवेबल होती है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा एक्ट यूज होता है? सोगा, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लेकिन जब मैं बात करता हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कौन सा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो दो चीजें सिंपल कर दी मैंने, क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी सोगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी टोपा। तो अगर सपोज तुम लोग कभी भी कुछ भी मूवेबल चीज की बात करते हो, मूवेबल गुड्स के बारे में बात करते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हो, तो एक चीज बहुत सिंपल है कि आपको कौन सा एक्ट रेफर करना पड़ेगा? आपको सोगा रेफर करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हो, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने की ट्राई कर रहे हो या कुछ इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो आपको कौन सा एक्ट आपको यूज करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज टोपा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बराबर। तो यहां पे जब मैं आगे अभी जैसे मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मैं कहीं पे भी वर्ड बोलूंगा ना प्रॉपर्टी, दिमाग में एक चीज हमेशा रखना, प्रॉपर्टी मैंने बोला ये चैप्टर के अंदर, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, बराबर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या होता है? तो सेक्शन 3 में है ना बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी के बेस पे मैं अगर चैप्टर पढ़ूंगा ना, तो चैप्टर मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो, कौन से टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, दूसरा आता है मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तीसरा आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड,
बेनिफिट अराइज आउट ऑफ द लैंड, अटैच टू अर्थ, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम, इंस्ट्रूमेंट, ये सारे टर्मिनोलॉजी को पहले पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको ऐसा लगता रहेगा लैंड में क्या डेफिनेशन होगा, लेकिन लैंड का डेफिनेशन भी आप देखोगे ना तो वो तो सोचो कितना इन डेप्थ इन लोग ने डेफिनेशन बनाया, वो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना तो आपको समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग इतने सारे टर्मिनोलॉजी है वो पहले हम लोग को अच्छे से पढ़ने हैं, देन वी विल मूव फॉर द एक्चुअल सेक्शंस एंड एक्चुअल चैप्टर्स। पहले तो हम लोग को खाली टर्मिनोलॉजी समझनी है सेक्शन 3 के हिसाब से, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। अभी देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जब भी आप कोई भी पर्सन को पूछोगे ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में पता है क्या आंसर देते हैं कि मूवेबल का मतलब होता है विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इमूवेबल मीन्स विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। सिंपल चीज हो गई। मूवेबल मतलब क्या बोल दिया मैंने, जो एक जगह से दूसरी जगह में उठा के उसको लेके जा सकता हूं, मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करता हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको मैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह उसको मैं नहीं लेके जा सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बराबर है। देखो ये जो भी डेफिनेशन आप नॉर्मल लोग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब बोलते हैं, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में, डे टू डे लाइफ में यही मीनिंग निकलता है, और मीनिंग गलत भी नहीं है, लेकिन इतना मीनिंग इनफ नहीं है, ठीक है। इसमें और अच्छे से इन डेप्थ डेफिनेशन बनाया गया है ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कि एग्जैक्टली इमूवेबल क्या होता है और एग्जैक्टली मूवेबल क्या होता है, बराबर। तो एक बार हम लोग इन डेप्थ डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो आपको समझ जाएगा कि मूवेबल और इमूवेबल क्या मीनिंग निकलता है, जो नॉर्मल मीनिंग से थोड़ा अलग है मतलब वही उसके ही बोलते ना बेसिस पे है, बट फिर भी थोड़ा इन डेप्थ बनाया गया है। डेफिनेटली लॉ है ना तो इन डेप्थ तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। सो देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये नॉर्मल है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं हो सकता है, उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलता हूं। यहां तक कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन आगे क्या लिखा है, एंड इट इज अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फिक्स्ड। देखो एग्जांपल्स है ये। अटैच टू अर्थ मतलब क्या लिखा है, अटैच टू अर्थ मतलब ये अर्थ है, ये लैंड है, उसके साथ अटैच है, ज्वाइंट किया हुआ है उसको मैंने, अटैच टू अर्थ। और परमानेंटली फिक्स मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने कि वो परमानेंट मैंने फिक्स कर दिया। जैसे आप कोई बिल्डिंग देखते हो तो बिल्डिंग में कैसा, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो पहले प्रॉपर नीचे बेस बनाए जाते हैं, पिलर्स लगाए जाते हैं, रॉड्स लगाए जाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर बाद में बिल्डिंग खड़ा किया जाता है। तो ये एक परमानेंटली फिक्स्ड स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिसको आप उखाड़ के कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाने वाले हो। बस इसी चीज को बोला जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, करेक्ट है, लेकिन आगे इन डेप्थ हम लोग जा रहे हैं तो एक्ट के हिसाब से क्या आता है, एंड इट इज अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फिक्स। जो अटैच टू अर्थ है परमानेंटली फिक्स किया हुआ है, बराबर। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से यहां पे ध्यान देनी है कि दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट कर सकता हूं उसको मैं क्या बोलूंगा, सिंपल मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मल टर्मिनोलॉजी नॉर्मल डेफिनेशन मानते थे ऑलमोस्ट वही है, लेकिन फिर भी आगे एक दो केसेस आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि और कितना इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है। तो जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कार इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मोबाइल इज मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रास इज ऑल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ व्हाई ग्रास इज मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज वेरी सिंपल कि ग्रास हमेशा ना, देखो एक तो पहली चीज ग्रास अटैच टू अर्थ है, जब तक वो अटैच टू अर्थ है तब तक ठीक है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक उसको मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी मानूंगा। लेकिन जब मैंने उसको उखाड़ दिया, अब उसको मैं मार्केट में सेल कर रहा हूँ, खुद यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीजें कहीं हो गई, तो अब जब इसका यूजेज होना चालू हो गया इस तरीके से, तो मैं उसको क्या बना दूंगा, मूवेबल प्रॉपर्टी बना दूंगा। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी उसको समझा जाएगा, बराबर।
तो ये चीज आपको थोड़ी अच्छे से ध्यान में देनी है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक केस हम लोग देखते हैं, जो केस का नाम है आरसी स्टील प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड। केस में देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे एक कोर्ट ने जजमेंट दिया था जिसमें क्या बोला था, इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस परमानेंट, फिक्स, नॉट लायबल टू बी रिमूव्ड एंड द प्रॉपर्टी मस्ट बी अटैच्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी परमानेंटली। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या बोला है, जो परमानेंट है, कहीं पे उसका कंस्ट्रक्शन परमानेंटली किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, और जिसको मैं निकाल नहीं सकता हूं। लिखा है ना, नॉट लायबल टू बी रिमूव्ड, जिसको मैं निकाल नहीं सकता हूं। एंड प्रॉपर्टी मस्ट बी अटैच्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी परमानेंटली। लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर अटैच अगर कोई प्रॉपर्टी है, परमानेंटली फिक्स किया हुआ है, मतलब परमानेंटली फिक्स की हुई प्रॉपर्टी जो एक फिक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच की गई है, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। बिल्डिंग, बिल्डिंग कहां पे खड़ा किया मैंने, लैंड के ऊपर। लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर परमानेंटली फिक्स करके मैंने अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है, तो वो भी क्या बन गया, मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। बराबर। ये जजमेंट एक कोर्ट में दिया गया था, कौन से केस में, आरसी स्टील प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ लैंड। अभी आपको ऐसा लगता रहेगा लैंड का डेफिनेशन क्या पढ़ने का, एक ओपन लैंड होगा या लैंड है उसमें पढ़ने का क्या, नहीं, इसकी भी इन डेप्थ एनालिसिस करके डेफिनेशन को क्रिएट किया गया है। सो हम लोग देखते हैं, लैंड इंक्लूड्स फॉलोइंग एलिमेंट्स। बराबर। सरफेस फर्स्ट आता है उसमें, सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब देखो क्या होता है, अभी मैं आपको एक एक चीज यहां पे बताता हूं कि हर एक पॉइंट का मतलब क्या होता है। समझो ये लैंड है, बराबर, तो ये सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया, बराबर, तो इसको मैं क्या बोलेगा, ये लैंड है। दूसरा आता है एयर स्पेस अबव द सरफेस। अभी ये ऊपर आप जो लैंड पे खड़े हो, तो उसके ऊपर का जो एयर स्पेस है, दैट इज ऑल्सो लैंड, बराबर, उसको भी पार्ट ऑफ लैंड माना जाता है। तीसरा, ग्राउंड बेनेथ सरफेस, ग्राउंड के नीचे जो पार्ट है, अंडरग्राउंड का पार्ट, जमीन के नीचे वाला जो पार्ट है, उसको भी मैं क्या बोलेगा, वो भी लैंड है। और चौथा, ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑन और अंडर द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये सरफेस है मेरा, सरफेस के ऊपर, सरफेस के नीचे, ठीक है, अंडर द सरफेस इन इट्स नेचुरल स्टेट्स इंक्लूडिंग मिनरल्स, रिवर्स एटसेट्रा। अंडरग्राउंड में कुछ मिनरल्स है, तो वो भी लैंड का पार्ट बन गया, और उसके ऊपर ओनरशिप उसकी होगी जो लैंड का ओनर है। बराबर। लैंड मतलब खाली सरफेस, प्लेन सरफेस ही है, नीचे वाले जो अंडरग्राउंड में चीजें होती है उसका आपका राइट नहीं है, अबव सरफेस वाला आपका राइट नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लैंड मतलब तीनों चीज इंक्लूड हो जाती है, लैंड भी आएगा, अबव सरफेस भी आएगा, अंडरग्राउंड वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये सब कुछ लैंड की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड। अब लैंड का तो डेफिनेशन मैंने पढ़ लिया, अभी हम लोग देखते हैं कि बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड क्या होता है। मतलब जो बेनिफिट आपको लैंड से मिलता है उसको मैं बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड बोलता हूं। क्या बोला मैंने, जो बेनिफिट मुझे लैंड से मिलता है वो सब मेरे लिए अराइज आउट, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड हो गया। ठीक है, जैसे देखो, एवरी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी and every interest in such property is also regarded as immovable property। देखो क्या डेफिनेशन लिखा है, every benefit arising out of immovable property, हर वो बेनिफिट जो आपको immovable property से मिल रहा है, and every interest in such property is also regarded as immovable property, और जो भी बेनिफिट, इंटरेस्ट, क्लेम, प्रिविलेज जो मुझे वो लैंड की वजह से मुझे मिलता है, या वो लैंड की वजह से मेरे हाथ में वो राइट आ जाता है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उसको तुम लोग बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड बोल सकते हो। इट इंक्लूड्स हेरिडिटरी अलाउंस, देन राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे जैसे देखो ये पिक्चर में आपको लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे दिख रहा है, जाने का रास्ता है, बराबर।
ये भी आपका एक बेनिफिट ही है ना। अगर वो रास्ता नहीं होता तो आप आते कैसे, जाते कैसे अपनी प्रॉपर्टी के अंदर? तो भी एक टाइप का बेनिफिट है जो आपको लैंड की वजह से मिला है। देन राइट ऑफ लाइट, ये भी आपका एक राइट है। देन राइट ऑफ फिशरीज, अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई रिवर आ गया, कोई पॉन्ड आ गया, तो उसमें आपका राइट ऑफ फिशरीज भी आ जाता है। दैट इज बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड। राइट टू टेक मिनरल्स, जो अंडरग्राउंड आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, आप उसको निकाल के उसको बेचोगे, तो वो भी आपका बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड हो गया। राइट ऑफ रेंट, आप प्रॉपर्टी रेंट पे दोगे, लीज पे दोगे, तो डेफिनेटली उससे भी आपको एक इनकम जनरेट होती है, तो वो भी क्या है, मेरा बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड है। बराबर, ठीक है, ओके। सो देखो, ये इतने टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं, मतलब इतनी सारी चीजें कवर की जाती है बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड के अंदर। बराबर, खाली आप ऐसा सोचोगे कि हाँ लैंड में से जो मेरे को कल्टीवेशन करके पैसा मिलेगा, या जो भी ऐसा बेसिक चीज है, बेसिक चीज नहीं, यहाँ पे थोड़ी इन डेप्थ आपको मैंने चीज बताई कि क्या क्या आपका बेनिफिट बन सकता है अराइज आउट ऑफ लैंड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अटैच टू अर्थ का डेफिनेशन। अभी अटैच टू अर्थ क्या होता है? सो देखो, इट मीन्स रूटेड इन द अर्थ, जिसके रूट अंदर तक गए, समझो ये सरफेस ऑफ द लैंड है, जिसके रूट अंदर तक गए हैं, जैसे ट्रीज, ट्रीज में आपने देखा रहेगा रूट अंदर तक होते हैं, दैट इज रूटेड इन द अर्थ, तो वो अटैच टू अर्थ है। ठीक है, दूसरा आता है एम्बेडेड इन द अर्थ, मतलब डाला गया है, इम्प्लांट किया गया है लैंड के अंदर, उसको रूटेड नहीं बोलूंगा, रूटेड नेचुरली ग्रो करता है बिलो सरफेस। बराबर, एम्बेडेड इन द अर्थ का मतलब होता है एक ह्यूमन एफर्ट से उसको डाला गया है, उसको इम्प्लांट किया गया है, उसको बोला जाता है एम्बेडेड इन द अर्थ। ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा इन केस ऑफ बिल्डिंग ये होता है। देखो सब में और है, मतलब ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। और attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached। एम्बेडेड मतलब आपने इम्प्लांट किया अंदर, और वो इंटेंशन से किया कि ये परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए इसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, जैसे कोई फैक्ट्री के कोई मशीन्स है, अपने एम्बेडेड कर दिया अर्थ में, इम्प्लांट कर दिया अर्थ के अंदर, अभी आप उसको हटाने का सोच भी नहीं रहे हो, आपको हटाना ही नहीं है, आपको उससे परमानेंट बेनिफिट गेन करना है, तो वो भी क्या हो गया, अटैच टू अर्थ हो गया। बराबर, ये सारी चीजें तीनों में से कुछ भी बोलो, ये सब कुछ अटैच टू अर्थ माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्शनेबल क्लेम। अभी देखो, एक्शनेबल क्लेम के पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है ना, बहुत लीगल लैंग्वेज वाली डेफिनेशन है। देखो, इट मीन्स अ क्लेम टू एनी डेब्ट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property or to any beneficial interest in movable property not in possession of either actual or constructive of the claimant, which the civil code recognizes as affording grounds for relief, whether such debt or beneficial interest be existence, accruing, conditional or contingent। मतलब जब आपका कोई क्लेम होता है किसी से पैसा रिकवर करने का, बराबर, और जो आपको क्लेम नहीं मिला, तो आप उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जाके क्लेम करोगे फॉर द रिकवरी ऑफ योर डेब्ट, रिकवरी ऑफ योर मनी। ठीक है, जिसकी वजह से एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, सामने वाला बोलेगा मैं ओनर हूं इसका, मैं बोलूंगा तू ओनर था, अब मैं हूं। क्यों मैं हूं? क्योंकि मेरा पैसा अटका है, तो मेरे को रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी मेरा होगा, तो वो भी क्या हो गया, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, उसको बोला जाता है एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट? इट मींस अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अभी देखो, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा है, अदर देन विल एंड पार्टीज आर अलाइव। देखो दो वर्ड होते हैं यहाँ पे, एक होता है टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट और एक होता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जब दो पार्टी कोई ट्रांजैक्शन करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक दूसरे को ट्रांसफर करता है, तो दोनों पार्टी अलाइव है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, और दोनों अपनी विश के साथ, विलिंगनेस के साथ वो ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं। दैट इज नोन एज अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। मैंने किसी को प्रॉपर्टी सेल किया, बायर सेलर दोनों पार्टी जिंदा है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट।
मतलब उसमें जो ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाए होंगे, सेल डीड, परचेस डीड बोल दो, बराबर, वो कौन सा बोलूं उसको मैं, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। मैंने किसी को बैंक में जाके मेरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की और मैंने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली मॉर्गेजर मॉर्गेजी, दो पार्टीज क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जो डॉक्यूमेंट बनाया मैं, जिसकी वजह से मैंने राइट मेरा था वो किसी और के फेवर में क्रिएट किया, तो उसको भी मैं क्या बोलेगा, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। ये सब क्या है, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं, बराबर। बट जब मैं बोलता हूं टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, तो टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि एक पर्सन जो ट्रांसफर कर रहा है उसकी डेथ हो चुकी है और दूसरा पर्सन प्रॉपर्टी गेन कर रहा है या ले रहा है या उसके हाथ में प्रॉपर्टी आ रहा है। जैसे विल, लोग विल बना के जाते हैं ना, और विल इफेक्टिव कब होता है, डेथ पे इफेक्टिव होता है। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, जब पर्सन की डेथ होगी तब, बिकॉज विल इफेक्टिव डेथ पे होता है, तो उसको बोला जाता है टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? चलो आगे देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी देखते हैं कुछ। ये तो जनरल टॉपिक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक होता है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, टैंजिबल प्रॉपर्टी होता है जिसको कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होता है। टैंजिबल मींस विच यू कैन टच, विच यू कैन फील, तो वो सब आपकी टैंजिबल प्रॉपर्टी हो गई। इससे अपोजिट होता है इनटैंजिबल प्रॉपर्टी, विच यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट फील, गुडविल जैसा, बराबर, तो वो इनटैंजिबल में आ गया, बराबर। और एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, ये सब कुछ आपका किस में आएगा, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा। मतलब वो लास्ट वाला जो मैंने बताया वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट है उसमें, बराबर। चलो इसके बाद एक केस देखते हैं हम लोग, सुरक्री कुरदेपा वर्सेस गुंडाकुल। ये केस का हम लोग जजमेंट पढ़ते हैं। देखो जजमेंट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बना के दिया है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि बहुत सारी चीजें क्लियर आउट कर दी है। ध्यान से पढ़ना, स्टेट जजमेंट क्या लिखा है इसके अंदर। सो स्टैंडिंग टिम्बर मतलब जो झाड़ है, लकड़ा है, ठीक है, झाड़ में, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास थ्रू अटैच टू अर्थ आर नॉट रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। झाड़ अटैच टू अर्थ है, ट्रीज अटैच टू अर्थ है, ग्रोइंग क्रॉप्स अटैच टू अर्थ है, ग्रास अटैच टू अर्थ है, फिर भी इसको क्या बोला गया है, नॉट रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर भी मैं इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? सो ट्रीज विच कैन बी कट फॉर द यूजेज पर्पस इज ट्रीटेड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो चीज को आप कट करके उसको यूज कर सकते हो, बराबर, मतलब कट करने के बाद उसका यूजेज होता है, तो वो झाड़, वो क्रॉप्स, वो ग्रास जिसका आप यूजेज कर रहे हो कट करने के बाद, वो सारे के सारे क्या बन गए, वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गए, बराबर। ठीक है, आगे लिखा है इफ इट इज नॉट यूज फॉर एनी पर्पस देन इट कैन बी ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट आप उसका कोई यूजेज ही नहीं है, वेस्ट है आपके लिए, बराबर, तो उसको मैं बोलूंगा कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है। क्योंकि जब यूजेज ही नहीं होगा तो मैं कट ही नहीं करेगा, तो जब मैं कट ही नहीं करूंगा तो वो अटैच टू अर्थ ही रहेगा, और अटैच टू अर्थ रहेगा तो डेफिनेटली वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो देखो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है, ये घुमा के बोला मैंने, बराबर, कि जब मेरा कोई यूजेज ही नहीं है तो मैं कट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा तो अटैच टू अर्थ रहेगा, अटैच टू अर्थ रहेगा मतलब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही रहेगा, बराबर। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट को, उसका मीनिंग, उसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, बराबर। सो इस ये केस में जो डिसीजन आया था वो केस का नाम क्या था, सुक्री कुरदेपा वर्सेस गुंडकुल। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेक्शन नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, अभी हम लोग जाते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का बेसिक मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 5 क्या बोलता है, सेक्शन 5 डिफाइंस द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इट मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन conveys property in the present or in future to one or more other living person or to himself. It is possible only in case of trustee. देखो हर एक चीज का मैं आपको एक बेसिक मतलब बता देता हूं। क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इट मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी किसी को देता है, अपनी प्रॉपर्टी किसी को हैंड ओवर करता है, इन प्रेजेंट या तो ऑन द स्पॉट, और इन फ्यूचर या तो 6 महीने बाद दे दूंगा, 1 साल बाद दूंगा, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में होता है, ठीक है।
सो टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, जब मैं किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो हो सकता है सामने वाले 3 4 5 जॉइंट ओनर्स हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। सो वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ, ठीक है, और टू हिमसेल्फ, ये कब पॉसिबल है? जब मैं खुद एक ट्रस्ट क्रिएट करता हूं और वो ट्रस्ट में मैं सोल ट्रस्टी हूं और मैं अपने ट्रस्ट को प्रॉपर्टी दे रहा हूं। इन शॉर्ट, मैं अपनी ही प्रॉपर्टी अपने ही ट्रस्ट में दे रहा हूं, बराबर, तो वो भी पॉसिबल है। बट हम लोग वहां पे वो ज्यादा चीजें फोकस फिलहाल नहीं करेंगे। हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं कि जब एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी किसी लिविंग पर्सन को, फिर चाहे वो सिंगल हो या जॉइंटली हो, किसी को प्रॉपर्टी जब हैंड ओवर किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बराबर। जो कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 5। ये सेक्शन 5 का डेफिनेशन है, इसका मतलब है उसका, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है, अभी सेक्शन 6 है ना, ये क्या होता है? प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेक्शन 6 में लिखी है जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते? अभी देखो, आज मैं जनरली क्या सोचता हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी रेंज, जैसे मेरा एक घर है उसको मैं बेच सकता हूं, मेरी एक सपोज फैक्ट्री है उसको भी मैं बेच सकता हूं, मतलब फैक्ट्री का लैंड है उसको भी मैं बेच सकता हूं। मतलब मेरे पास जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आई हैव दैट पर्टिकुलर राइट टू ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। लेकिन सेक्शन 6 बोलता है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी है जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि आपके हाथ में है, आपकी ओनरशिप में है, फिर भी आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी चीज है वो देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते? सो पहले हम लोग ना लिस्ट देखते हैं, उसके बाद हर एक पॉइंट को इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, बराबर। तो पहले हम लोग लिस्ट देखते हैं। पहला पॉइंट है स्पेस सक्सेशनेस, दूसरा आता है a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent, then easement cannot be transferred apart from dominant heritage, a right to future maintenance in whatever manner arising secured or determined cannot be transferred, then a mere right to sue cannot be transferred, then public office cannot be transferred, then seventh, stipends allowed to military, naval, air force and civil pensioners of the government and political pensions cannot be transferred, then transfer opposed to nature of the interest affected for an unlawful object or consideration to person legally disqualified, बराबर। तो ये 8 पॉइंट है जो 8 सिचुएशन के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब ये हर एक पॉइंट का मतलब क्या होता है वो हम लोग एकदम इन डेप्थ में एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, क्या था? स्पेस सक्सेसनेस। इसका मतलब देखो क्या लिखा है। सो स्पेस सक्सेसनेस मींस द होप ऑफ एन हेयर टू सक्सीड और द होप ऑफ सक्सेशन। आप एक होप में हो कि आपको प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है, वो प्रॉपर्टी की बात की जा रही है स्पेस सक्सेसनेस के अंदर, ठीक है। सो सच चांस और एक्सपेक्टेंसी इज नॉट प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर नॉट मेड ट्रांसफरेबल बाय दिस एक्सेप्शंस। ये प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी आएगा, तो वो प्रॉपर्टी जब मेरे पास आएगा ना, ओनरशिप में जब मेरे हाथ में आएगी ना, तब मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूं। आज वो होप्स में मैं बैठा हूं, क्या कि प्रॉपर्टी आएगा, आया नहीं अब तक, तो वो होप्स में जो आप बैठे हो, जो आपके पास प्रॉपर्टी अभी तक आया भी नहीं है, यू कैन नॉट ट्रांसफर राइट नाउ, बिकॉज वो होप्स है ना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, फिर बराबर, तो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। चलो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखो, ये एक लेडी है, ये उसका छोटा पोता है, बराबर। अभी लेडी ने उसको क्या बोला? My son, I will transfer all the properties to you after death, to you after my death through will, कि मैं जब मर जाएगी ना तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे को ट्रांसफर कर देगी। ये सुन के बच्चा खुश हो गया कि चलो मस्त है, लाइफ सेट, ओके। तो ये भाई साहब ने थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दिया अपनी दादी को कि चलो मस्त है, प्रॉपर्टी तो मेरे हाथ पे आ जाएगी अभी। अभी देखो, जैसे उसने वो बोला ना दादी ने कि भाई प्रॉपर्टी तेरे को मिल जाएगा, बच्चा एकदम खुश
कि चलो मस्त है, अभी तो प्रॉपर्टी अपने पास आने वाला है। सो उसने जाके एक पर्सन को क्या बोल दिया कि आई वॉन्ट टू सेल माई प्रॉपर्टी टू यू बट आई विल गेट ओनरशिप आफ्टर डेथ ऑफ माई ग्रैंड माँ, कि मेरी दादी टपकेगी ना उसके बाद मेरे हाथ में वो प्रॉपर्टी आएगा। बट दादी ने मेरे को बोल दिया है कि प्रॉपर्टी में तेरे को ही देके जाएगी। मतलब उसको आज प्रेजेंटली ये चीज पता चल गई है कि प्रॉपर्टी आएगा, एक होप क्रिएट हो चुका है कि आएगा। कब आएगा नहीं पता, क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, वो दादी की ग्रैंडमा की डेथ के बाद उसको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बंदा क्या बोलता है, सो वुड यू लाइक टू परचेज नाउ। तो सामने वाला देखो उसको क्या बोलता है, यू कैन नॉट सेल बिकॉज फॉर सेल यू डोंट हैव ओनरशिप। सेल के लिए ओनरशिप होना चाहिए हाथ में, जो तेरे हाथ में तो है ही नहीं। सेल के लिए ओनरशिप चाहिए। ठीक है, सो यू जस्ट हैव अ प्रेजेंट राइट ऑफ फ्यूचर ओनरशिप। तेरे पास आज एक खाली राइट है, तेरे पास आज एक खाली होप है कि प्रॉपर्टी तेरे हाथ में फ्यूचर में आएगी, तो उसको तू अभी बेच नहीं सकता है। तो आप बेच कब सकते हो? फ्यूचर में, जब एक्चुअल में आपके हाथ में ओनरशिप आएगा तब आप वो प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। ठीक है, तो सेम जैसे अगर मेरे दादा मेरे को ऐसा बोल देते कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे दूंगा, 5 करोड़ का बंगलो तेरे नाम पे कर दूंगा, तो ये कंफर्म है कि दादा ने बोल दिया है, बट अभी तक तो बोला ही है ना, आया किधर है? तो आज वो प्रॉपर्टी जो 5 करोड़ का बंगलो में किसी को जाके बेच नहीं सकता हूं। किसी को मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अरे ले लो रे तुम लोग, कंफर्म आएगा, दादा एक दिन कंफर्म जाएंगे तो प्रॉपर्टी कंफर्म आएगा, तो आप मेरे को पैसा दे दो, वो मैं नहीं कर सकता हूं। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस सक्सेसनेस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच, तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। सो मेयर राइट ऑफ री एंट्री इंप्लाइज अ राइट टू रिज्यूम द पोजेशन ऑफ लैंड which is given on lease to another person for some specific period. The right of re-entry is a right which a lessor has against the lessee for breach of express condition. अगर मैंने किसी को प्रॉपर्टी लीज पे दिया है, मतलब रेंट बेस पे दिया है, और अगर जो उसमें कंडीशन मैंने रखी है, वो जो कंडीशन मैंने रखी वो सामने वाले ने वो कंडीशन को ब्रेक किया, ब्रीच किया, बराबर, तो डेफिनेटली मैं क्या कर सकता हूं, अपनी प्रॉपर्टी में री एंट्री ले सकता हूं और अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूं, और उसको फिर ट्रांसफर नहीं करूंगा, और वो किसी को आगे भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। चलो वो तो कर ही नहीं सकता, मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। ठीक है, सो इसमें देखो एक एग्जांपल है, इससे क्या बोला, आई एम गिविंग यू दिस प्रॉपर्टी टू यूज ऑन रेंट बेसिस, इफ यू फेल्स टू पे रेंट फॉर अ सिंगल मंथ देन आई विल कैंसल दिस कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई मैं तेरे को रेंट पे दे रहा हूं, बराबर, बट एक भी महीना अगर रेंट नहीं मिला ना तो ये रेंट एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, मैं प्रॉपर्टी अपनी वापस ले लेगा। सामने वाली लड़की बोलती है ओके नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर समझो इन फ्यूचर अगर वो पे नहीं कर पाई तो ये पर्सन अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है और ट्रांसफर करने से डिनाई कर सकता है कि अभी मैं ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो कंडीशन बोला था वो तो आपने ब्रेक किया। अब जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको मैं बोलेगा लेसर, और जो रेंट पे वो घर यूज कर रहा है उसको मैं बोलेगा लेसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ईजमेंट राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ईजमेंट राइट मतलब एक राइट जो आपको खाली एक प्रिविलेज के नाम पे, एक बेनिफिट के नाम पे दिया गया है, वो आप किसी को राइट दे नहीं सकते। ठीक है, जैसे देखो, an easement also exists for the benefit of the land over another and it continues to exist so long the said land remains in existence. Easement right authorizes the person to beneficial enjoyment of the land. जब मुझे कोई राइट बेनिफिशियल मतलब सॉरी जब कोई मुझे राइट ईजमेंट के नाम पे दिया गया ना, तो मुझे खाली राइट टू एंजॉय दिया गया है कि ठीक है आप इतना राइट आप प्रॉपर्टी को लेके यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा आपका ये पर्टिकुलर राइट प्रॉपर्टी के अंदर कोई राइट नहीं है, बराबर। तो जो राइट मुझे एक मेहरबानी पे मिला है, जो राइट मुझे एक प्रिविलेज के नाम पे दिया है कि बस इतना ही राइट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है आपके हाथ पे, वो राइट मैं किसी को दे नहीं सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे किसी ने वो राइट, मुझको जब वो राइट दिया तो वो किसी ने मुझे ग्रांट किया है। तो अगर मुझे किसी को वो राइट देना है तो जिसने मुझे ग्रांट किया है उसका परमिशन लगता है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं, और अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं और एक एग्जाम्पल दूंगा जो एक्चुअल में मैं जहां पे रहता हूं ना उधर वो सिनारियो है। तो मुझे हम लोग को पता है कि मतलब ईजमेंट वाला राइट होता क्या है बेसिकली।
जैसे देखो, ये एक प्रॉपर्टी है, जिम्मी की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये उसका रास्ता है जो आगे डेड एंड बनता है, और उसके बाद आता है एक और पर्सन की प्रॉपर्टी जिसका नाम है सनीज प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो, दो प्रॉपर्टी है, बराबर। अभी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी में इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना ब्रैकेट में, ये प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? जिम्मी है, बराबर। मतलब वो घर का तो ओनर है ही, प्लस ये जो रास्ता है ना इतना जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, वो रास्ता किसका है? वो जिम्मी का प्रॉपर्टी है। अब एक सिंपल सी सिचुएशन है कि इफ आई वांट टू मूव टू सनीज प्रॉपर्टी, देन मुझे कहां से पास ऑन होके जाना पड़ेगा? ये जिम्मी की प्रॉपर्टी से ही पास ऑन होके जाना पड़ेगा। उसके बिना मैं सनी की प्रॉपर्टी में एंट्री नहीं कर सकता। मतलब सनी को जब अपने घर पे ही जाना है, अपने ही घर पे जाना है, तो उसको जिम्मी की प्रॉपर्टी में से ही पास ऑन होके जाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। अब अगर समझो जिम्मी ने ये प्रॉपर्टी की तो ओनरशिप क्लेम कर दी है, जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरा है। अब सनी उसको क्या बोलेगा कि देख भाई, तू प्रॉपर्टी रख, तेरा ये ब्रैकेट वाला जो प्रॉपर्टी है वो तू रख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे राइट तो दे कि मैं यहां से ट्रैवल कर सकूं, क्योंकि अगर मैं इधर से जाएगा ही नहीं तो मैं घर पे कैसे पहुंचेगा? देयर इज नो अदर वे। रोड एंड हो जाता है, ये एक ही रास्ता है, बैक साइड में कोई एंट्री नहीं है, तो मैं घर पे कैसे जाएगा? तो जिम्मी ने बोला क्या ठीक है, चलो एक काम करते हैं, सुन भाई सनी, मैं तेरे को एक राइट देता हूं, जस्ट राइट टू मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वे, बराबर। तू ये रास्ता यूज कर सकता है अपने घर पे जाने के लिए। तो कौन सा राइट दिया? ईजमेंट वाला राइट दिया, ठीक है। एक राइट दिया, कौन सा राइट? ईजमेंट राइट, कि आप मेरा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, मेरे प्रॉपर्टी में से जा सकते हो, इतना मैं परमिशन आपको ग्रांट करता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने का। ये रोड पे कभी क्लेम नहीं करने का, ये मेरी ओनरशिप है, देखो मैं सालों से यूज कर रहा है, वो तो मैं तेरे को बोल रहा हूं इसके लिए तू यूज कर पाएगा, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग ये वो कुछ भी नहीं करने का, बराबर। तो ये सब क्या है? मतलब जो सनी को राइट मिल रहे हैं वो ईजमेंट राइट मिल रहे हैं, एक राइट दिया गया है फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, बराबर। इससे ज्यादा जिमी की प्रॉपर्टी जो ब्रैकेट वाला आपको जो रोड का क्लेम दिख रहा है, उसमें सनी कभी भी क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जो सनी का प्रॉपर्टी है, सॉरी जो जिमी का प्रॉपर्टी है, उसमें जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है वो जिमी की प्रॉपर्टी है। सनी उसको यूज कर सकता है, लेकिन वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो किसी को बेनिफिट के लिए वो दे नहीं सकता, क्योंकि वो उसका है ही नहीं, वो खाली उसको यूज कर रहा है। देखो सेम सिनारियो है ना, मैं जहां पे रहता हूं ना वैसा है। मेरा जो बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग के बाहर एक रोड है, और रोड के बाजू में भी और एक बिल्डिंग, मतलब मेरे गेट के बाजू में और एक बिल्डिंग है। अब वो कैसा है, वो जो बिल्डिंग है ना उनका पूरा लैंड वो बिल्डर का है, तो वो जो रोड है ना जो मेरे बिल्डिंग में आता है, मतलब हम लोग दोनों का कॉमन रोड है, तो जो कॉमन रोड है ना उसके ऊपर जो बाजू वाला बिल्डिंग है ना मेरा, उसका राइट है वो रोड के ऊपर, उनकी ओनरशिप है उधर, बराबर। अब जब उनकी ओनरशिप है तो हम लोग जब जाते हैं अपने बिल्डिंग में तो वो रोड से ही जाएंगे। तो हमारी सोसाइटी ने इनसे राइट मांगा है कि हम लोग को अपने घर में जाने के लिए आप ये रोड की यूजेज का परमिशन दे दो, खाली आने जाने के लिए यूज होएगा और कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, बराबर। तो वो सोसाइटी वालों ने हम लोग को एक ईजमेंट राइट दे दिया है कि ठीक है, बाजू वाली सोसाइटी में कॉमन रोड होने की वजह से आप ये राइट यूज कर सकते हो, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो सोसाइटी वालों ने हम लोग को बोल के रखा है खाली आने जाने के लिए यूज करने का, इसको डैमेज नहीं करने का, मेंटेन करने में हेल्प करने का। यहाँ पे जो भी पार्किंग होगा वो हमारी सोसाइटी वाले ही पार्क करेंगे, तुम्हारी सोसाइटी की कोई भी गाड़ी बाइक इधर पार्क नहीं होगी, आपको खाली आने जाने के लिए परमिशन दिया गया है, इससे ज्यादा फ्यूचर में क्लेम भी मत करना। तो ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग को कौन सा राइट मिला? ईजमेंट राइट मिला, एक पर्टिकुलर बेनिफिट दिया गया है। अब वो जो हम लोग को खुद मेहरबानी पे राइट मिला, सोसाइटी वालों ने हम लोग को मेहरबानी करके दिया, वो राइट हम लोग थोड़ी आगे किसी को दे सकते हैं, सो वो ट्रांसफर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये था ईजमेंट वाला राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। अभी देखो, राइट टू मेंटेनेंस, that is right to future maintenance arising in whatever manner, whether secured or determined, cannot be transferred in favor of other person। जब आपका कोई right to maintenance है तो वो आपकी प्रॉपर्टी बन गई, बराबर। वो राइट आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बराबर, वो एक्सक्लूसिवली आपका राइट है।
जैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है, जैसे समझो ये मैं हूं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, और सपोज एक वाइफ की सिस्टर है। अभी सपोज राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स इज द राइट ऑफ द वाइफ एंड वाइफ कैन नॉट ट्रांसफर दिस राइट टू एनी अदर पर्सन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जैसे देखो, अगर मैं डिवोर्स के बाद, बराबर, अब जब मैं ऑलरेडी समझो एक डिवोर्स ले रहा हूं, तो डिवोर्स के बाद मेरी वाइफ के पास राइट है मेरी प्रॉपर्टी पे क्लेम करने का, बराबर, कुछ परसेंटेज जो उनको मेंटेनेंस के नाम पे मिलते हैं वो प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर सकती है। अब वो जब प्रॉपर्टी के ऊपर वो क्लेम कर रही है तो वो उसका मेंटेनेंस राइट है, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मेरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो, तो डेफिनेटली उसका वो राइट बनता है। लेकिन ये राइट वो किसी को दे नहीं सकती। वो ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरी जो सिस्टर है वो फाइनेंशियली उसकी कंडीशन बहुत खराब है, सो आई वांट टू ट्रांसफर माय दिस प्रॉपर्टी राइट टू माय सिस्टर। शी कैन नॉट डू दैट, उसका वो राइट है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे राइट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये आपका मेंटेनेंस का राइट है तो आपको ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू सू। राइट टू सू का मतलब देखो क्या होता है। A mere right to sue cannot be transferred because a person who is affected by breach of a contract or by a tort has a right to sue against the personal injury suffered by him, and therefore he cannot transfer his right to another person to sue for the legal injury sustained by him. जैसे समझो अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा मार्केट से एज अ कंज्यूमर, अब वो प्रोडक्ट खरीदने पे ना कुछ डिफेक्ट था, तो मेरा ऑब्वियसली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट है अंदर मेरे पास कि मैं कोर्ट में जाके केस कर सकता हूं वो कंपनी के ऊपर। बट आई डिसाइडेड कि छोड़ना, 10 रुपए के प्रोडक्ट के लिए कौन जाके झगड़ा करेगा और कौन कोर्ट में जाके टाइम पास करेगा, कौन केस करेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखो राइट टू सू मेरे पास है। अब मेरा भाई मेरे को आके क्या बोलता है कि देख तू इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो मैं तेरे बिहाफ पे केस कर लेगा। मतलब जाने देना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलता है हाँ तू मत कर, मैं करता हूं तेरे बिहाफ पे। उसका प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, वो कंज्यूमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही फुदक के आ गया कि भाई मैं केस करेगा, क्योंकि मुझे पता है अच्छा खासा कंपनसेशन मिलता है, वो पैसा मैं रख लेगा, ठीक है। अब वो राइट टू सू है मेरा, एक्सरसाइज करने की ट्राई कौन कर रहा है, मेरा भाई। सो इट इज नॉट अलाउड, इट्स माई प्रॉपर्टी, दैट्स माई राइट एंड आई कैन नॉट ट्रांसफर दिस राइट कि हाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं लेकिन मेरा भाई केस कर देगा आपके ऊपर, मैं वो राइट उनको ट्रांसफर कर रहा हूं, वो नहीं कर सकता हूं। लीगल राइट मेरा अफेक्ट हुआ है तो केस भी मैं ही कर सकता हूं, लीगल एक्शन मैं ही ले सकता हूं। जब किसी का लीगल राइट अफेक्ट होता है ना, तो वो राइट को एक्सरसाइज करने का, एक्शन लेने का राइट भी, प्रिविलेज भी वो पर्सन के पास ही होता है जिसके साथ रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, जिसका लीगल राइट अफेक्ट हुआ है, उसके बिहाफ पे और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं पब्लिक ऑफिस। सो पब्लिक ऑफिस का मतलब देखो क्या होता है। अ पब्लिक ऑफिस और द सैलरी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इज नॉट एलिएनेबल वेदर इट बिकम्स पेएबल बिफोर और आफ्टर, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मैं मेरी सैलरी इसको दे दो, मेरे को खुद नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत पैसा है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। कौन सी सिचुएशन में, व्हेन यू आर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, ठीक है। इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, पॉलिसी, पब्लिक ऑफिस और सैलरी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट शुड नॉट बी एलिएनेबल, मतलब इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। एलिएनेबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है। आप लेके किसी को बांट दो वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप डायरेक्टली उसको दो मेरे को नहीं चाहिए, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। देन stipend to military, navy and air force. So stipend allowed to military, naval, air force and civil pensioners of the government and political pensions cannot be transferred. Medals, rewards also cannot be transferred. ये सब चीजें आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो मिलिट्री में आपको स्टाइपेंड मिलता है, आपको जो मिलिट्री में अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, मेडल्स मिलते हैं, ये सब आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये आपका है और आपको ही रखना है। मेरे को दे दो, बाद में मैं इसको दे देगा, वो आप किसी को नहीं दे सकते। वो आपको जैसे अवार्ड आपकी ब्रेवरी के ऊपर, आपके एक्सीलेंस सर्विस के ऊपर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको दिया गया है,
तो आप थोड़ी किसी को दे दोगे। जैसा अगर सपोज मुझे कोई पर्टिकुलर चीज के अंदर गिनीज वर्ल्ड का अवार्ड मिला, तो मैं अवार्ड अपना किसी को और को दे दूं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप इसको दे दो, वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने जो अचीवमेंट किया है, आपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, वो उसने थोड़ी ना किया है, तो उसको कौन से बेस पे दे रहे हो आप? बराबर, भले आपके हिसाब से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपसे भी बेस्ट है, लेकिन जो दे रहा है उनको नहीं लगाना तो बस हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, सो व्हेन अ प्रॉपर्टी is dedicated to the religious purpose or to the public, such property cannot be transferred because such transfer is opposed to the nature of the interest affected thereby. जैसे देखो काफी लोग होते हैं ना, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, चर्च में फादर होते हैं, देन मस्जिद में मॉस्क में मौलाना होते हैं, तो इनको जब भी कोई भी प्रॉपर्टी रहने के लिए मिलता है, जैसे आप देखोगे ना काफी सारे बड़े बड़े मॉस्क, बड़े बड़े टेम्पल्स अपने मंदिर के पुजारी को लिए, उनके लिए या मौलानाज के लिए उनको प्रॉपर्टी दिए जाते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। बराबर, ये प्रॉपर्टी आप किसी और को दे नहीं सकते, वो आपका एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है, वो मंदिर के अंदर, मॉस्क के अंदर, चर्च के अंदर, तो इसके लिए आपको दिया गया है। तो वो जहां पे भी आपको वो पर्टिकुलर पोजीशन पे रिलीजियस पर्पस के लिए आपको जो भी प्रिविलेज ग्रांट किए जा रहे हैं, जो भी बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं, वो आप किसी और को दे नहीं सकते, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो आप किसी को भी हैंड ओवर नहीं कर सकते, आप विलिंगली करना भी चाहो तो भी नहीं कर सकते, वो परमिसिबल नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 क्या बोलता है? पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। अभी ये सेक्शन में ये चीज डिफाइन की जाती है कि कौन पर्सन है जो प्रॉपर्टी लीगली ट्रांसफर किया जाता है, जो ट्रांसफर करने के लिए एलिजिबल माना जाता है, तो वो देखते हैं हम लोग। सो सेक्शन 7 में आता है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। सो एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी और ऑथोराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट इज ओन is a competent to transfer such property either wholly or in part and either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force. देखो, every person competent to contract, तो जो person contract act के हिसाब से competent है वो सब person property transfer कर सकते हैं। So disqualified by law transfer नहीं कर सकता, unsound mind ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, माइनर ट्रांसफर नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंट ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये सब पर्सन इनकॉम्पिटेंट है, तो इनको ट्रांसफर करने का अलाउंस नहीं है। इसको छोड़ के जो भी पर्सन कॉम्पिटेंट है, ठीक है, वो सारे के सारे एंटाइटल है, एलिजिबल है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। प्लस ये तो देखना ही है, इसके साथ ये भी देखना है कि वो पर्सन के पास प्रॉपर अथॉरिटी भी है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। मैं कॉम्पिटेंट पर्सन हूं, लेकिन मेरे पास प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी मतलब या तो मैं खुद ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, या तो फिर अगर मैं ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं है तो मेरे पास प्रॉपर पावर है वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए। मतलब ओनर कोई और है लेकिन पावर मुझे दिया है कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे प्रॉपर्टी बेच दे, तो मतलब वो क्या किया गया है, मुझे पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू पावर ग्रांट किया गया है कि आप प्रॉपर्टी बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ऑथोराइज्ड हूं तो भी चलेगा, फिर चाहे वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए बोला गया हो या कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बेचने के लिए बोला गया हो, जितना आपको अथॉरिटी दिया गया है आप उतनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है कॉम्पिटेंट पर्सन। बराबर, जो पर्सन ओनर नहीं है वो पर्सन ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो पर्सन के पास अभी राइट नहीं है, होप है एक राइट आने वाला है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो प्रॉपर्टी रेंट में प्रॉपर्टी यूज कर रहा है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिसका विल में नाम लिख चुके हैं, बराबर, लेकिन विल होता है इफेक्टिव कब? डेथ पे। और जिसने विल लिखा है वो अब तक मरा नहीं है, तो विल में मेरा नाम है लेकिन अब तक प्रॉपर्टी आया नहीं है क्योंकि वो इफेक्टिव डेथ पे होने वाला है, मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। बराबर, मैं
बोलते ना, सपोज प्रॉपर ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं हूं, मुझे एक प्रॉपर्टी बेचने बोला है लेकिन मैं दूसरी भी बेचने की ट्राई कर रहा हूं, तो वो दूसरी वाली प्रॉपर्टी मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने पड़ेंगे, तो ही आप वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो और आप एलिजिबल हो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं सेक्शन 8, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। सो ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर क्या बोलता है? So unless a different intention is expressed or necessarily implied, a transfer of property passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof. Operation of transfer का मतलब देखो क्या होता है। अगर मेरा एक 2 BHK का घर है, अगर वो मैं किसी को बेच रहा हूं, तो देखो क्या लिखा है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस, अगर कोई अलग इंटेंशन एक्सप्रेस किया है तो उस तरीके से होगा, नहीं तो क्या होगा, तो नहीं तो मैंने जब किसी को मेरा घर 2 BHK जो है वो मैंने किसी को अगर ट्रांसफर किया, तो 2 BHK की जो भी प्रॉपर्टी है, तो बेडरूम, हॉल, किचन, वॉशरूम, सब कुछ मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ऐसे ही जैसे मैंने ओनरशिप ली थी, एज इट इज सारे के सारे राइट्स प्रॉपर्टी के मैं उसको ट्रांसफर कर देगा। बराबर, मतलब जैसे अगर समझो मैंने जब प्रॉपर्टी खरीदा तो मैं ओनर हूं, आज पूरे 2 BHK के घर पे मेरा ही राइट है, मुझे उसको तोड़ना है मैं तोड़ सकता हूँ, रिनोवेट करना है रिनोवेट कर सकता हूँ, मॉर्गेज करना है मॉर्गेज कर सकता हूँ, बेचना है बेच सकता हूँ, रेंट पे देना है रेंट पे दे सकता हूँ, गिफ्ट करना है गिफ्ट कर सकता हूँ, मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर सकता हूँ, कमर्शियल प्रीमाइसेस बनाना है कमर्शियल प्रीमाइसेस बना सकता हूँ, मुझे जो करना है ना वो मैं कर सकता हूं, मुझे कोई भी पर्सन उससे स्टॉप नहीं कर सकता है, बिकॉज आई हैव एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, मेरा पूरा का पूरा राइट है वो प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जब मैं किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं, जब ट्रांसफर करता हूं, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर करता हूं, तो जिसको भी मैंने बेचा ना प्रॉपर्टी, देखो बेचने की बात कर रहा हूं, लीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बेचने की बात कर रहा हूं, तो जब मैं किसी को प्रॉपर्टी बेचता हूं, तो जो राइट मेरे पास थे, मैंने इतने सारे राइट्स आपको काउंट करवाए, वो सारे के सारे राइट्स मैं उसको दे दूंगा। तो अगर सपोज जैसे उसको वो राइट मतलब मैंने दी है प्रॉपर्टी, उसको मैंने ट्रांसफर की, अभी उसके पास भी राइट टू मॉडिफाई, राइट टू सेल, राइट टू मॉर्गेज, राइट टू गिफ्ट, राइट टू रिकंस्ट्रक्शन, सब आ गया। तो जो राइट मेरे पास थे A to Z राइट्स, वो सारे के सारे राइट्स उसके पास चले गए। लिखा है लेकिन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस, अगर कुछ और इंटेंशन मैंने एक्सप्रेस किया है तो उस तरीके की ट्रीटमेंट होगी, अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये ट्रीटमेंट होती है उसकी। बराबर, ऑब्वियसली आप ऐसा तो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर नहीं करोगे ना कि मैं मेरा 2 BHK में 2 बेडरूम, हॉल, किचन तेरे को दे रहा है, लेकिन वॉशरूम तो मैं ही आके यूज करेगा, ऐसे थोड़ी ना मैं कभी किसी को ट्रांसफर करने वाला हूं। या मैं उसको ऐसा बोलूंगा कि मैं तेरे को घर तो दे रहा हूं लेकिन तू उसको मॉर्गेज नहीं करेगा, वो मेरे को पूछ के करने का, तो इसको मॉडिफाई नहीं करेगा, वो मुझे पूछ के ही करेगा, वो सब चीजें मैं नहीं कर सकता हूं। एक बार प्रॉपर्टी हाथ से गया, आपने उसको ट्रांसफर किया, तो सामने वाले के पास जो बायर है उसके पास A to Z सारे के सारे राइट्स आ जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बराबर, और ना आप अपने पास कोई राइट को रिटेन करके रख सकते हो। हाँ, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस तो ठीक है, बट अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केस था इसके अंदर, ठीक है, वो भी आपको एक पता होना चाहिए कि इसका इंटरप्रिटेशन कुछ लोग अलग लेवल पे लेके जाते हैं। तो देखो क्या लिखा है, कटिहार ज्यूट मिल्स लिमिटेड वर्सेस कलकत्ता मैच वर्क्स इंडिया लिमिटेड। केस में क्वेश्चन ये है, लैंड ऑफ द बिल्डिंग कैन बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग खड़ा है, ये लैंड है, अगर मैं बिल्डिंग बेच रहा हूं तो क्या लैंड भी ऑटोमेटिकली बिक गया? क्योंकि हो सकता है बिल्डिंग किसी और का, लैंड किसी और का हो सकता है ना, वो तो बराबर। तो इसके ऊपर कोर्ट ने जजमेंट दिया था। अब देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ऑब्वियसली अटैच टू अर्थ, तो बिल्डिंग बेचा मतलब लैंड भी जाएगा ही ना। अरे लेकिन लैंड किसी और का है, उसको आप कैसे बेच सकते हो? बराबर, तो देखो कोर्ट ने जजमेंट क्या सुनाया। कोर्ट स्टेटेड दैट अ सेल ऑफ बिल्डिंग without any specific reference to the land whereon it stands cannot necessarily convey the land along with it. बिल्डिंग अलग है, लैंड अलग है। बिल्डिंग बेच रहे हो तो लैंड साथ में बिकता है, ऐसा नहीं होता है। बराबर, दोनों चीजें अलग है। लेकिन हाँ, अगर कुछ रेफरेंस में ऐसा लिखा है
ठीक है, अगर समझो दोनों एक ही है और ये लिखा है कि along with this property, along with this building, we are attaching land also, तो ठीक है, तो आप साथ में बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब डिफरेंट ओनरशिप होती है तो ये स्टेटमेंट बहुत काम आता है। अदरवाइज मेरा लैंड है, बिल्डिंग किसी और का है, बिल्डर का बिल्डिंग है, उसने अपने बिल्डिंग को बेच दिया तो मेरा लैंड भी चला गया, मेरे करोड़ों की लैंड की जो वैल्यू है वो तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आएगा फिर, बराबर। इसके लिए जजमेंट बहुत जरूरी, जजमेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेक्शन 9, ओरल ट्रांसफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरल ट्रांसफर? कि मैं क्या प्रॉपर्टी किसी को ओरली ट्रांसफर कर दूं। जनरली क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी जब किसी को बेचते हैं ना, ट्रांसफर करते हैं ना, तो रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस पे दोनों पार्टी साइन करते हैं, सब डिटेल्स लिखते हैं, फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तब जाके वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। बट अगर मैं किसी को ऐसे ही ओरली कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी तू रख ले, मेरे को नहीं चाहिए, पैसा दे दे, खत्म हो गया ट्रांजैक्शन, दैट इज ओरल ट्रांसफर। ये कर सकते हैं क्या? सो देखो सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफर में, ओरल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज अलाउड ओनली इन फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस है वहां पे ही ओरल ट्रांसफर अलाउड है, बाकी नहीं अलाउड है। तो कौन से? फर्स्ट, जब आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हो तो उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है तो, ठीक है, मॉर्गेज वेयर द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज लेस देन ₹100। ठीक है। सेकेंड, अगर मैं सेल कर रहा हूं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है तो आप ओरल ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मैं किसी को लीज पे, रेंट बेस पे इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा हूं जिसमें ड्यूरेशन 12 महीने से कम, मतलब 1 साल से कम है, तो ओरल ट्रांसफर कर सकता हूं। एक्सचेंज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेस देन 100, किसी के साथ प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहा हूं, तू तेरा बंगलो मेरे को दे दे, मेरा बंगलो तू रख ले, एक्सचेंज किया, कर सकता हूं। बट ओरल ट्रांसफर के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू, दोनों की प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से कम होनी चाहिए। देन गिफ्ट अगर दे रहा हूं किसी को मूवेबल प्रॉपर्टी तो वो ओरल ट्रांसफर से चल जाता है, बराबर। तो ये सारी चीजें आप ओरल ट्रांसफर इसको बोलोगे, और ये ओरल ट्रांसफर ये 5 सिनारियों के अंदर अलाउड है। इंपॉर्टेंट है मॉनिटरी वैल्यू, वो वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। गिफ्ट में देखो वैल्यू नहीं लिखी है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी तो वो चल जाता है ओरल ट्रांसफर। ठीक है।